हेलो। ओके गाइस, आवाज आ रही है आप सभी को? यस। अमित, गायत्री, मयंक, स्नेहल। यस गाइस। यस सर, आ रही है सर। ओके। सो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था सेल्फ रिलेशनशिप, करेक्ट? सो देखो, सेल्सफोर्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल टाइप्स की रिलेशनशिप है। सबसे पहले हमने रिलेशनशिप फील्ड्स के बारे में डिस्कस किया कि लुकअप रिलेशनशिप फील्ड क्या होती है एंड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्या होती है। ओके। मास्टर डिटेल रिलेशनशिप एंड लुकअप रिलेशनशिप। अब इन्हीं फील्ड का यूज करके हमने वन टू मेनी टाइप की रिलेशनशिप क्रिएट किया है। सेल्फ रिलेशनशिप एंड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। अब लास्ट सेशन में हमने सेल्फ रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस किया है, और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। अब ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्या होता है और हमें इसकी नीड कहाँ पे आती है? सो देखो, हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है। ओके। अब एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक डेवलपर एंड प्रोजेक्ट। अब इसको अच्छे से समझो। एक डेवलपर ऑब्जेक्ट है और एक प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो डेवलपर ऑब्जेक्ट के अंदर डेवलपर्स का डेटा है, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट का डेटा है। सो डेवलपर में राज, कुणाल, साहिल, करण, काजल, ऐसा डेटा है। प्रोजेक्ट में हमारे पास P1, P2, P3, तीन प्रोजेक्ट्स है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि एक जो प्रोजेक्ट है राज पे, मतलब P1 पे राज काम कर रहा है, साहिल काम कर रहा है, कुणाल P2 पे काम कर रहा है, करण P2 पे काम कर रहा है, काजल P3 पे काम कर रहा है। अभी के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो कौन सी रिलेशनशिप यहाँ पे क्रिएट हो रही है हमारे पास डेवलपर एंड प्रोजेक्ट के लिए? अभी इसमें कौन सी रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है? मैनी टू वन, वन टू मैनी। यस, वन टू मेनी। वन प्रोजेक्ट क्या हो रहा है? वन प्रोजेक्ट, वन प्रोजेक्ट एंड मेनी डेवलपर्स। एक प्रोजेक्ट पे आपके पास मल्टीपल डेवलपर्स है, राइट? तो इसको हम बोल सकते हैं वन प्रोजेक्ट मेनी डेवलपर्स। सो ये वन टू मेनी टाइप की रिलेशनशिप यहां पर बन रही है। बट अगर मेरे पास अगेन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं एंड अभी हम क्या करना चाहते हैं कि एक ही यहां पर डेवलपर्स मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करे। अब जो डेवलपर पहले P1 पे काम कर रहा था, अब वो P4 पे भी काम कर रहा है। कुणाल अगेन P4 पे भी काम कर रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा है देन? एक डेवलपर, मेनी प्रोजेक्ट्स। अब यहां पर सिनारियो कैसे आ रहा है कि अब वन डेवलपर, वन डेवलपर मेनी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, यस और नो? यस सर। अब यहां पर दोनों पॉसिबिलिटीज है। एक डेवलपर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के साथ रिलेट कर रहा है, एक प्रोजेक्ट मल्टीपल डेवलपर्स के साथ रिलेट हो रहा है। मतलब इस ऑब्जेक्ट का एक सिंगल रिकॉर्ड अदर ऑब्जेक्ट्स के मल्टीपल रिकॉर्ड्स के साथ रिलेट हो रहा है, एंड अगेन अनदर ऑब्जेक्ट का भी सिंगल रिकॉर्ड अदर ऑब्जेक्ट्स के मल्टीपल रिकॉर्ड्स के साथ रिलेट हो रहा है। मल्टीपल रिकॉर्ड्स यहां पर हो सकते हैं। तो यहां पर ये वन टू मेनी टाइप की रिलेशनशिप अब है क्या? नहीं। अभी आपकी वन टू मेनी टाइप की रिलेशनशिप नहीं है। तो ऐसी रिलेशनशिप हमारे पास होती है मेनी टू मेनी, जहां पर दोनों ऑब्जेक्ट हमारे मेनी साइड ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पे भी मल्टीपल रिकॉर्ड्स, यहां पे भी मल्टीपल रिकॉर्ड जो अदर ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट कर रहे हैं। सो वन डेवलपर, मेनी प्रोजेक्ट्स, वन प्रोजेक्ट, मेनी डेवलपर्स, ऐसा ही हो रहा है अभी। यस और नो? तो ऐसी केसेस में हमारे पास क्रिएट होती है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, जहां पर दोनों ऑब्जेक्ट्स के रिकॉर्ड्स उस ऑब्जेक्ट के मल्टीपल रिकॉर्ड्स के साथ रिलेट हो रहे हैं। इसे हम कहते हैं मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट हमारे मेनी साइड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मेनी साइड ऑब्जेक्ट। अब आप मुझे बताओ, यहां पर आप कंसिडर कर सकते हो क्या कि आपका चाइल्ड कौन है? आप ये मुझे बता सकते हो कि इसमें से चाइल्ड कौन रहेगा?
डेवलपर चाइल्ड होगा या प्रोजेक्ट चाइल्ड होगा? आप बता सकते हो क्या मुझे? दोनों ही चाइल्ड है, दोनों ही पेरेंट है। दोनों ही चाइल्ड आप कंसिडर कर सकते हो क्योंकि दोनों मेनी साइड ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। करेक्ट। तो यहां पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चाइल्ड या पेरेंट नहीं बोल सकते, ये दोनों मेनी साइड ऑब्जेक्ट है क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट के मल्टीपल रिकॉर्ड्स रिलेट हो रहे हैं अदर ऑब्जेक्ट्स के मल्टीपल रिकॉर्ड्स के साथ। राइट। तो यहां पे जब मेनी टू मेनी रिलेशनशिप आती है तो हमेशा ध्यान रखना कि आपकी जो रिलेशनशिप फील्ड है ये इन दोनों ऑब्जेक्ट पे क्रिएट नहीं होती, ना इस ऑब्जेक्ट पे क्रिएट होने वाली है ना ही इस ऑब्जेक्ट पे। क्योंकि अभी तक हमने ये कहा था जिस ऑब्जेक्ट पर आप रिलेशनशिप फील्ड बनाते हो वो हमारा चाइल्ड ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर मैंने डेवलपर पे क्रिएट किया तो सिर्फ डेवलपर चाइल्ड हो गया, वो वन टू मेनी टाइप की रिलेशनशिप हो गई। तो यहां पर जब भी हमें मेनी टू मेनी टाइप का सिनारियो आता है तो दोनों ऑब्जेक्ट पर फील्ड नहीं होती। सो डेवलपर ये भी एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा और प्रोजेक्ट भी एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दोनों ऑब्जेक्ट में इंडिविजुअल डेटा है, डेवलपर में डेवलपर का डेटा है, प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट का डेटा। अब इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं हो सकता, मतलब ना डेवलपर के लिए कोई फील्ड होगी ना प्रोजेक्ट पे कोई रिलेशनशिप फील्ड होगी। बट फिर असाइनमेंट कैसे होगा? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा डेवलपर ने किस प्रोजेक्ट पे काम किया है या इस प्रोजेक्ट पे मेरे पास कितने डेवलपर्स काम कर रहे हैं? अब ये पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए यहां पर सॉल्यूशन दिया हुआ है। आपको एक थर्ड ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, अदर ऑब्जेक्ट, जिसको हम कहते हैं जंक्शन ऑब्जेक्ट। हमें एक थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है इन दोनों के रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए। तो आप क्या करते हो, एक अदर ऑब्जेक्ट यहां पर क्रिएट करेंगे, एक ऑब्जेक्ट आप यहां पर बनाएंगे। अब उस ऑब्जेक्ट का काम क्या है कि दोनों ऑब्जेक्ट को रिलेट करना। तो इस ऑब्जेक्ट पर आपके पास ऐसी दो रिलेशनशिप फील्ड मिलेंगी। देखो, ऐसी ये दो रिलेशनशिप फील्ड यहां पर आपको मिलेंगी और इनका काम क्या है कि इन ऑब्जेक्ट्स के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करना। एक फील्ड बनाओगे डेवलपर के साथ रिलेट करोगे, दूसरे फील्ड बनाओगे प्रोजेक्ट के साथ रिलेट करोगे। देखो, डेवलपर एंड प्रोजेक्ट, अब इसमें डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं है आपस में, यहां पर सिर्फ डेवलपर्स का डेटा है, सुराज, कुणाल, साहिल। तो जब मैंने डेवलपर को क्रिएट किया तब मुझे कोई भी प्रोवाइड नहीं करना है कि ये कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है या कुछ नहीं, क्योंकि उस पे आपने कोई रिलेशनशिप फील्ड क्रिएट नहीं किया है प्रोजेक्ट से रिलेट करने के लिए। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट पे भी आप ऐसे डेटा बनाओगे P1 P2, ठीक है। लेकिन अब इनका असाइनमेंट कैसे पॉसिबल है? इस थर्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू, जिसको हम कह रहे हैं जंक्शन ऑब्जेक्ट। इस जंक्शन ऑब्जेक्ट का काम होता है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को रिलेट करना। तो एक फील्ड बनाओगे जो एक ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट होगी, दूसरी फील्ड बनाओगे जो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट होगी। मतलब अब यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर इस ऑब्जेक्ट पे रिलेशनशिप फील्ड है, मतलब ये चाइल्ड बन गया, यस और नो, ये चाइल्ड बन गया ना। अब जिस ऑब्जेक्ट पे रिलेशनशिप फील्ड होती है वो चाइल्ड होता है। तो हमारा चाइल्ड कौन बना? ये जंक्शन जंक्शन ऑब्जेक्ट चाइल्ड ऑब्जेक्ट। बना। आप इसको हम नाम देते हैं ये जंक्शन ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं, लेकिन आप इसको नाम कुछ भी दे सकते हो। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, सो मैं इसको नाम देता हूं डेवलपर प्रोजेक्ट। इस तरीके से मैं नाम दे रहा हूं डेवलपर प्रोजेक्ट, ताकि इसी से मुझे असाइनमेंट करना है। तो यहां पर आपको ऐसी दो रिलेशनशिप फील्ड क्रिएट करना है जिसके थ्रू ये दोनों ऑब्जेक्ट्स अब रिलेटेड हो जाए। तो डेवलपर का भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट बन गया डेवलपर प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट बन गया डेवलपर प्रोजेक्ट, क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट पर फील्ड है। जब आप इस ऑब्जेक्ट में अब रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए जाओगे, अब आप रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए जाओगे, पहली फील्ड में डेटा कहां से आ रहा है? डेवलपर ऑब्जेक्ट से। इस फील्ड में डेटा कहां से आएगा? प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट से। सो मैंने डेवलपर सेलेक्ट किया करण, और जो प्रोजेक्ट मुझे करण को असाइन करना था मैंने सेलेक्ट किया P1। मेरा रिकॉर्ड बन गया, यस, रिकॉर्ड बन गया। अब यहां पर वो असाइनमेंट भी हो चुका है प्रॉपरली जो आप असाइनमेंट चाहते थे कि करण P1 पे काम कर रहा है। अगेन मैं दूसरा रिकॉर्ड अगर क्रिएट कर रहा हूं सो काजल, और काजल के लिए भी मैं सिलेक्ट करूंगा प्रोजेक्ट P1। सो करण P1, काजल P1। तो यहां पर मैं असाइनमेंट कर पा रहा हूं इस जंक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब ये रिकॉर्ड्स आपस में रिलेट हो गए, राज और P1, लेकिन डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं। किसके थ्रू असाइन हो गया? ये जंक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब मुझे बताओ,
प्रोजेक्ट का भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट कौन है? ये जंक्शन ऑब्जेक्ट। डेवलपर का भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट है ये जंक्शन ऑब्जेक्ट। सो अगर मैं राज इस रिकॉर्ड को ओपन करूंगा, राज इस रिकॉर्ड को ओपन करूंगा, तो इस डेवलपर प्रोजेक्ट की रिलेटेड लिस्ट में मुझे ये चाइल्ड रिकॉर्ड दिखने वाले हैं, ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट उसमें दिखेगा मुझे रिलेटेड लिस्ट में। यस, ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट है ना, तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट हमें दिखता है रिलेटेड लिस्ट में। हाँ। यस। अब इसके रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, अब ये दोनों रिकॉर्ड इसके चाइल्ड हो गए, क्योंकि इसका आपने पेरेंट सिलेक्ट किया ना, एज अ पेरेंट हमने करण को सिलेक्ट किया है यहां पर। तो करण रिकॉर्ड पेरेंट हुआ। कितने रिकॉर्ड्स का? इन दो रिकॉर्ड्स का। तो जब मैं इस रिकॉर्ड को ओपन करूंगा करण, तो मुझे ये दोनों रिकॉर्ड्स यहां पर मिल जाएंगे, दोनों रिकॉर्ड्स। तो मुझे ये पता चल रहा है कि करण जो है, यहां पर दोनों नहीं मिलेंगे, करण का तो एक ही बना लिया ना आपने, तो एक ही रिकॉर्ड मिलेगा, करण P1। इन फ्यूचर अगर मैं कोई और रिकॉर्ड बनाता हूं, सो करण P2। अब देखो, तो करण के लिए मेरे दो रिकॉर्ड बन गए, दो रिकॉर्ड का पेरेंट है करण। तो जब मैं इस करण के रिकॉर्ड को ओपन करूंगा, यहां पर करण बनाया भी नहीं क्या, सो करण। अब जब मैं इस करण के रिकॉर्ड को ओपन करूंगा, तो मुझे उसके रिलेटेड लिस्ट में ये दोनों रिकॉर्ड मिलेंगे, ये भी रिकॉर्ड मिलेगा और ये भी एक रिकॉर्ड मिलेगा। सो मुझे ये भी पता चला कि करण जो है वो P1 पे भी काम कर रहा है, P2 पे भी काम कर रहा है, दोनों का असाइनमेंट वहां पर मुझे दिख रहा है। तो मेरी रिक्वायरमेंट सॉल्व हो गई। अगेन, अब अगर मैं इस P1 रिकॉर्ड को ओपन करता हूं, मैंने P1 को ओपन किया, ये भी पेरेंट रिकॉर्ड हो गया। अब इसके चाइल्ड्स, इस ऑब्जेक्ट में इसके चाइल्ड्स कितने बने हैं अभी तक? देखो ये दो बने हैं। P1 देखो दो पेरेंट है ना, दो रिकॉर्ड से P1 से रिलेटेड, एक करण को असाइन किया हुआ है और एक कुणाल को। तो अगर मैं P1 के रिकॉर्ड को ओपन करूंगा, तो मुझे ये दो रिकॉर्ड्स पता चलेंगे कि P1 प्रोजेक्ट पे मेरे पास करण भी काम कर रहा है और काजल भी काम कर रही है। तो मेरा जो रिक्वायरमेंट था कि प्रॉपरली एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल डेवलपर्स को असाइन करना, या एक डेवलपर को मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे असाइन करना, दोनों काम मेरा हो रहा है यहां से। यस और नो? दोनों काम मेरा हो रहा है, लेकिन किसके थ्रू हो रहा है? इस जंक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू। क्योंकि डायरेक्टली यहां पर आप इन दोनों रिकॉर्ड को रिलेट नहीं कर रहे हो, ये रिलेट किसके थ्रू हो रहे हैं? इस रिकॉर्ड के थ्रू, इस जंक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू। सो करण पेरेंट सिलेक्ट किया और दूसरा आपने सिलेक्ट किया P1, इन दोनों का असाइनमेंट हुआ। तो P1 पर जाओगे तो जितनी एंट्रीज आपको यहां पर क्रिएट होंगी P1 से रिलेटेड, वो सभी इसके रिलेटेड लिस्ट में मिलेंगी। राज के लिए आपने जितना असाइनमेंट किया है, तो उसके रिलेटेड लिस्ट में आपको इसके डेटा मिलेगा, जहां जहां आपको राज का रिकॉर्ड आपने क्रिएट किया है। तो ये जो मेरी रिक्वायरमेंट थी रिकॉर्ड को असाइन करने के लिए, ये रिक्वायरमेंट मेरी सॉल्व हो जाएगी जंक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू। क्लियर है यहां तक? अमित, गायत्री, मयंक, स्नेहल, यहां तक क्लियर है आप लोग? यस सर। हाँ सर। यस। अब देखिए, अब यहां पे तीन ऑब्जेक्ट आपके पास है, ये तो दो बनाओगे, इसका आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं, तो दोनों सेपरेट ऑब्जेक्ट्स, दोनों पे आप रिकॉर्ड बना सकते हो। फिर आप एक जंक्शन ऑब्जेक्ट बनाओगे, नॉर्मल जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे ही। किस ऑब्जेक्ट को हम जंक्शन ऑब्जेक्ट कहते हैं? जिसमें से दो फील्ड्स होती है, जिसमें से दो फील्ड्स होती है जिनको वो रिलेट कर रहा है ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स को, उसे हम कहते हैं जंक्शन ऑब्जेक्ट। उसको आप नाम दे सकते हो, जो भी आपको नाम देना है। उस पे हमने दो रिलेशनशिप फील्ड बनाया, तो दोनों का असाइनमेंट हो रहा है अभी हमारा प्रॉपरली। तो ये है हमारा जंक्शन ऑब्जेक्ट। अब आप मुझे बताओ, यहां पर भी आप रिलेशनशिप फील्ड बना रहे हो, ये भी। अब क्या लगता है आपको, लुकअप बनाएंगे या मास्टर डिटेल बनाएंगे? क्या लगता है इसमें कौन सा पॉसिबल होगा, या दोनों पॉसिबल होंगे? दोनों पॉसिबल है मगर मास्टर डिटेल यूज करना पड़ेगा, ओके, क्यों? क्योंकि अगर डेवलपर असाइन कर रहे हैं तो हम ऑब्जेक्ट इसलिए बना रहे हैं ना कि उनको दोनों को डेटा दिखना चाहिए, हम्म। तो ओके। दोनों रिक्वायर्ड है। यस। अब देखिए, यहां पर लुकअप भी पॉसिबल है, मास्टर डिटेल भी पॉसिबल है, बट लुकअप कैसे? देखो, अगर मैंने लुकअप रिलेशनशिप बनाया, तो मैं यहां पर बिना डेटा प्रोवाइड किए भी मैं रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता हूं, लेकिन वो डेटा किसी काम का होगा क्या हमारे? बताइए। नहीं। नहीं। करेक्ट। अगेन, अगर लुकअप रिलेशनशिप मैंने बना लिया, अब ये जो करण है, ठीक है, ये जो करण है, ये पहले हमारे पास काम करता था, अब इसने हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया, तो मैं करण को डिलीट करूंगा, यस और नो? मैं ये रिकॉर्ड को डिलीट कर दूंगा ना?
हाँ। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में मैं इसको नहीं रखूंगा। लेकिन अगर ये लुकअप होता, तो अगर मैंने यहां से रिकॉर्ड डिलीट किया, ये इसके चाइल्ड रिकॉर्ड से, करंट से रिलेटेड कितने चाइल्ड से, ये एक रिकॉर्ड है, ये एक रिकॉर्ड है। क्या होगा अगर मैंने लुकअप में इस पेरेंट को डिलीट किया, तो ये चाइल्ड डिलीट होंगे क्या? नहीं होंगे। नहीं। लेकिन ये फील्ड ब्लैंक होगी, ये सिर्फ फील्ड ब्लैंक होगी क्योंकि ये रिकॉर्ड नहीं है अभी आपके पास। लेकिन अब मुझे बताओ, ये रिकॉर्ड किसी काम का है आपके? ऐसा रिकॉर्ड जिसमें कोई असाइनमेंट ही नहीं है। लेकिन जब मैं P1 रिकॉर्ड पे जाऊंगा तो P1 पे भी मुझे ये ऐसा ब्लैंक रिकॉर्ड मिलेगा, P2 पे भी ऐसा ब्लैंक रिकॉर्ड मिलेगा। लेकिन ये रिकॉर्ड मेरे किसी भी काम का नहीं है। अगर वो डेवलपर ही मेरे पास नहीं है या वो प्रोजेक्ट ही मेरे पास नहीं है, तो उसके रिलेटेड रिकॉर्ड्स भी आपके डिलीट हो जाने चाहिए। करेक्ट है? इसीलिए आपको यहां पर कौन सी रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहिए? आइडियल कौन सी रिलेशनशिप होगी यहां पर? मास्टर डिटेल। करेक्ट है? क्यों मास्टर डिटेल यूज कर रहे हैं? क्लियर है? यस। लेकिन क्रिएट करने के लिए दोनों भी पॉसिबल है। लुकअप भी बना सकते हो, मास्टर डिटेल भी बना सकते हो, लेकिन आइडियली हमें यूज करना चाहिए मास्टर डिटेल। क्योंकि अगर पेरेंट रिकॉर्ड डिलीट हुआ तो उसकी रिलेटेड एंट्री हमारे कोई काम की नहीं है, हम उन्हें भी डिलीट करेंगे। तो जैसे आपने करण को डिलीट किया, तो ये उसके कंप्लीट एंट्री हमारे पास से डिलीट हो जानी चाहिए, क्योंकि ये अभी रिकॉर्ड हमारे कोई भी काम का नहीं है। ठीक है? इस तरीके से। अब मुझे बताओ कि अगर ठीक है, मैंने मास्टर डिटेल फील्ड बना लिया, ठीक है, आप बना लोगे, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट बनाओगे, डेवलपर ऑब्जेक्ट बनाओगे, जंक्शन ऑब्जेक्ट बनाओगे, और वहां पर आप फील्ड बनाओगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में चाइल्ड ऑब्जेक्ट कंप्लीटली डिपेंड होता है पेरेंट पे, यस और नो? ये चाइल्ड है हमारा। अब ये किस पे डिपेंड है? उसके पेरेंट पे। हमने कहा कि ओनरशिप एंड सिक्योरिटी कहां से इनहेरिट करता है? ये पेरेंट से इनहेरिट करता है ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट, यस और नो? डिफरेंसेस याद है या नहीं है? हाँ। याद है ना? मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे खुद की ओनरशिप या सिक्योरिटी सेटिंग्स होती है क्या? यस गाइस? नहीं होती। नहीं। वो कहां पेरेंट से की होती है। इनहेरिट करता है? पेरेंट ऑब्जेक्ट से। अब आप मुझे बताओ, अब यहां पे तो दो पेरेंट है उसके, ये भी एक पेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी एक पेरेंट। अब ये कहां से सिक्योरिटी सेटिंग्स इनहेरिट करेगा? डेवलपर से या प्रोजेक्ट से? अभी क्वेश्चन है, क्योंकि दो पेरेंट्स है अब उसके। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या दिया है, क्योंकि पेरेंट है तो पेरेंट की ही सिक्योरिटी सेटिंग्स इनहेरिट होती है मास्टर डिटेल में। लेकिन अब इस जंक्शन ऑब्जेक्ट के दो पेरेंट है, तो यहां पे जो पहली रिलेशनशिप फील्ड आप बनाते हो, जो पहली रिलेशनशिप फील्ड, वो बन जाता है हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट। ये ध्यान में रखना, वो बन जाता है हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट। तो पहली रिलेशनशिप आपने डेवलपर के साथ रिलेट किया है, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा बन गया प्राइमरी ऑब्जेक्ट। तो ओनरशिप एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स कहां से आने वाली है इस पे? डेवलपर ऑब्जेक्ट से। क्लियर है क्या यहां तक अभी? तो ये दोनों कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए कि जंक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है एंड ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है। जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो, पहली रिलेशनशिप, अगर आपने पहले डेवलपर से पहले प्रोजेक्ट बनाया होता, तो प्रोजेक्ट प्राइमरी ऑब्जेक्ट बनता। तो जिस पे आप अप्लाई कर रहे हो, जो पहली फील्ड आप बना रहे हो, वो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है क्या? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये अभी आपको क्रिएट करना है, या आपके लिए है, या आपको बनानी है अभी रिलेशनशिप। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्योंकि अभी हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने आते हैं, रिलेशनशिप बनानी आती है, तो ये आपको इंप्लीमेंट करना है अब। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ले लिया? कोई भी एक स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे शेयर कर दो सभी के लिए। कर लिया गाइज? हेलो? मैंने तो निश्चय किया है सर। ओके। अब देखिए, सो हमें ये दो ऑब्जेक्ट्स पहले चाहिए, तो मैं फील्ड बता देता हूं आपको कि क्या क्या फील्ड्स अभी आपको क्रिएट करना है। उसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
सो देखो, पहले एक ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे डेवलपर ऑब्जेक्ट, उसमें कुछ फील्ड्स बना लेना, फर्स्ट नेम, या फिर पहले बना लो, ठीक है फर्स्ट नेम ही रखते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन, सैलरी, ठीक है इतनी फील्ड्स आप बना लो, बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। फिर आप एक बना लो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट, सो प्रोजेक्ट, सो प्रोजेक्ट में बना लो प्रोजेक्ट नेम, ठीक है प्रोजेक्ट नेम, स्टार्ट डेट, एंड डेट आप दे सकते हो तो दे दो, या फिर एस्टिमेशन जो भी आपका चाहिए, ड्यूरेशन कितना हो सकता है, एस्टिमेट ड्यूरेशन, वो आप प्रोवाइड करो या लास्ट डे प्रोवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप यूज करो टेक्नोलॉजीज, या फिर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन या प्रोजेक्ट डिटेल्स, जो भी इसका प्रोजेक्ट डिटेल्स होगा वो। ठीक है, तो इतनी फील्ड्स आप बना लेंगे, और इन ऑब्जेक्ट्स पर सो क्रिएट, सो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कर पाएंगे इसे? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। सो जो मैंने बताया है वैसे ही रिलेशनशिप अभी आपको यहां पर प्रॉपरली क्रिएट करना है, ठीक है, ताकि जितने भी अभी हमने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उनका प्रॉपर आप असाइनमेंट यहां पर करने वाले हो। सो डेवलपर का प्रोजेक्ट के साथ असाइनमेंट होना चाहिए प्रॉपर। सो ये दो ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, फिर आपको एक थर्ड ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जंक्शन ऑब्जेक्ट, जिसको आप नाम दे सकते हो डेवलपर प्रोजेक्ट। सो जंक्शन ऑब्जेक्ट के नाम हम ऐसे ही देते हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करके, क्योंकि हमें पता चलता है बाद में, ऐसे कोई भी यूनिक नाम अगर हमने दिया तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये इन दोनों का जंक्शन ऑब्जेक्ट है, इसीलिए। ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? सर। ओके, अभी ये आपको क्रिएट करना है। सो अब देखो हमने क्या क्या पार्ट डिस्कस किया है सेल्सफोर्स के अंदर। हमने काफी सारी फंक्शनैलिटी अभी इसमें इंप्लीमेंट किया, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हमने अभी इंप्लीमेंट किया है। अब देखिए इसके अलावा और क्या फील्ड्स के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, हम उनको भी डिस्कस करते हैं। सो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, लेकिन ये आपको क्रिएट करना है गाइस, ठीक है, और उसको क्रिएट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना है। जो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप आपने यहां पर क्रिएट किया, तो जंक्शन ऑब्जेक्ट का न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करने का पेज लेआउट मुझे शेयर करना। यहां पर मुझे वो दोनों रिलेशनशिप फील्ड ऐसे दिखेंगे, तो वो स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे शेयर करना है, ठीक है, मैं चेक करूंगा। अभी एम्प्लॉयज के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए मुझे और भी फील्ड अगर क्रिएट करना है, सो एडिट ऑब्जेक्ट, ठीक है, सो एडिट ऑब्जेक्ट, एंड अभी हमें क्या करना है इस पे, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, ठीक है, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप। और अभी हम क्या चाहते हैं कि इसमें हमारे पास वो डेटा अवेलेबल हो जाए। तो वो डेटा कैसे आएगा? तो यहां पर आप चाहते हो कि न्यू फील्ड और भी कई तरीके का डेटा हमें चाहिए। सो देखो, अभी तक हमने लुकअप एंड मास्टर डिटेल भी इंप्लीमेंट किया, यहां से हमने रोलअप समरी को भी इंप्लीमेंट किया। अब ये दो फील्ड्स बची हुई है, ऑटो नंबर एंड फॉर्मूला। अब इसका काम क्या होता है ऑटो नंबर एंड फॉर्मूला फील्ड का? ये जो तीनों कैटेगरीज थी हमारी, ऑटो नंबर, फॉर्मूला एंड रोलअप समरी, ये तीनों हमारी रीड ओनली फील्ड्स थी। ये तीनों रीड ओनली फील्ड्स है। सो रीड ओनली फील्ड्स क्या क्या है रीड ओनली में? ऑप्शन पहला ऑटो नंबर, देन फॉर्मूला, एंड थर्ड रोल अप समरी। ठीक है, सो रोल अप समरी। अब मुझे बताइए, ऑटो यहां पर जो रीड ओनली फील्ड है, रीड ओनली का मीनिंग क्या है कि इन फील्ड में जो डेटा कैलकुलेट हो रहा है, और इन तीनों फील्ड में डेटा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। कैसे? ऑटो नंबर फील्ड, ऑटो नंबर फील्ड कैलकुलेट करता है बेस्ड ऑन इनपुट फॉर्मेट एंड स्टार्टिंग नंबर। ठीक है, स्टार्टिंग नंबर। आपको ऑटो नंबर फील्ड में क्या देना पड़ता है? इनपुट फॉर्मेट की जो जनरेट हो रहा है नंबर, उसका सीक्वेंस फॉर्मेट कैसे होना चाहिए,
वो यहां पर आपको प्रोवाइड करना है और यहां पर हमें देना होता है स्टार्टिंग नंबर। 1 अगर हमने दिया तो 1 2 3 ऐसे वो जनरेट करेगा। फॉर्मूला डेटा कैलकुलेट करता है बेस्ड ऑन फॉर्मूला। ये डेटा कैलकुलेट करेगा सो बेस्ड ऑन फॉर्मूला यू डिफाइन। जो भी फॉर्मूला आप डिफाइन करोगे उसके बेस्ड पे ये कैलकुलेशन रिटर्न कर रहा है। और रोल समरी फील्ड जो फंक्शन हमने प्रोवाइड किया बेस्ड ऑन फंक्शन, जो भी फंक्शन आपने प्रोवाइड किया, कितने फंक्शन से, कितने फंक्शन से इसमें 4 फंक्शन बताइए। count max mean sum करेक्ट, काउंट सम Min, मीन max. एंड मैक्स। करेक्ट। अब देखो इनमें हम इनपुट देते हैं क्या, कुछ भी जो भी डेटा हमें चाहिए हम इसमें कुछ इनपुट देते हैं क्या? no नो। इसमें जो डेटा कैलकुलेट हो रहा है देखो इनके बेस पे ये डेटा कैलकुलेट हो रहा है, हम इसमें कोई भी इनपुट नहीं देते। जब आप इस पे इनपुट नहीं दे रहे हो, यहां पर आपके हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो रही है, ये उस फॉर्मूला के बेस पे कैलकुलेशन हो रहा है। तो आप जो रिजल्ट आपको यहां पर मिलेगा, जो फील्ड में वैल्यू आपको मिलेगी, आप उसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकते, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ऑटो नंबर ने सीक्वेंस जनरेट किया 002, मैं उसको फील्ड को एडिट करके उसको 003 नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये फील्ड किस टाइप की है, रीड ओनली। रीड ओनली मतलब हम उस फील्ड की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। रीड ओनली मतलब कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते, राइट? हम इसको चेंज नहीं कर सकते। अब जो रिजल्ट होगा वो चेंज कैसे होगा फिर? जब आपके पास ये जो फॉर्मूला है ये चेंज होता है, फॉर्मूला अगर आपका रिकैलकुलेट होता है तभी फंक्शन रिकैलकुलेट होगा। चाइल्ड पर जैसी चेंजेस हो रहे हैं, आपने नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया या एग्जिस्टिंग को डिलीट किया, तो फिर से उन रिकॉर्ड के बेस पे ये रिकैलकुलेट करेगा, तभी यहां पर ये वैल्यू चेंज होगी। लेकिन हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, हम उस वैल्यू को एडिट नहीं कर सकते। तो चेंज के अलावा हम ये बोल सकते कैन नॉट एडिट, हम इसको एडिट नहीं कर सकते, उस फील्ड में खुद से वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकते। जो वो वैल्यू कैलकुलेट हो रही है हम सिर्फ उस वैल्यू को रीड कर सकते हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसे एडिट नहीं कर सकते। ये तीनों फील्ड वैसी ही है। अब इसमें से हमने रोल अप समरी तो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ऑटो नंबर भी शायद हमने डिस्कस किया था, बट मैं फिर से आपको बताता हूं। जैसे हमें यहां पर सभी एम्प्लॉयज के लिए एक यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करना है, एक यूनिक आईडी असाइन करना है, तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूं ऑटो नंबर, अ सिस्टम जनरेटेड सीक्वेंस नंबर दैट यूजेस अ डिस्प्ले फॉर्मेट यू डिफाइन। आपको एक डिस्प्ले फॉर्मेट देना है कि वो कैसे डेटा यहां पर आपको शो होना चाहिए। द नंबर इज ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड फॉर ईच न्यू रिकॉर्ड, तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा, आप उस पर इंपुट नहीं करने वाले। सो मैंने ऑटो नंबर सेलेक्ट किया। और ये फील्ड आपके पास और कहां पे होती है, ये फील्ड और कहां पे होती है बता सकते हो आप? हम्म जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, यस, उस टाइम पर दो फील्ड्स का ऑप्शन मिलता है ना हमें, यस, ऑटो नंबर और टेक्स्ट। ऑटो नंबर एंड टेक्स्ट, वो वही फील्ड है, सेम ही है। जैसे यहां वहां से भी अगर आप आते तो यही सारी चीजें आपको पूछता है वो। डिस्प्ले फॉर्मेट, सो मैं देना चाहता हूं सो ईएमपी, एंड अभी मैं आपको यहां पर इनपुट दे रहा हूं, ठीक है? एंड देन सो देखो जनरेट ऑटो नंबर फॉर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स। मेरे इस ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी कुछ रिकॉर्ड्स बने हुए हैं, 10 15 जो भी मैंने बनाए। उसके बाद मैंने यहां पर एम्प्लॉय आईडी ये फील्ड बनाई। आप ये चाहते हो कि हर रिकॉर्ड को एक मैं यूनिक वैल्यू अपने एंड से प्रोवाइड करूं, ताकि मैं उसको एक्सेस कर सकता हूं इजीली। तो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड का क्या, क्योंकि जब आप ये फील्ड बना रहे हो इसके बाद में जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उनको ऑटोमेटिकली वैल्यू आने वाली है। लेकिन उन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स का क्या जिसमें आपने ये वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया था पहले? तो आपके पास ये ऑप्शन मिलता है कि आप उन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स के लिए भी उन वैल्यू को क्रिएट कर सकते हो। मतलब सभी रिकॉर्ड के लिए ये फील्ड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। अगर 10 रिकॉर्ड बनाए तो जिस सीक्वेंस में आपने ये रिकॉर्ड बनाया उसके क्रिएटेड डेट के हिसाब से वो उसको असाइन कर लेगा। सो 001 002 003, आप जो भी स्टार्टिंग नंबर दे रहे हो, मैंने स्टार्टिंग नंबर अगर दिया 1 तो वो 1 से स्टार्ट करेगा।
तो ये क्या कर सकता है, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को भी वैल्यू असाइन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नॉर्मल ऐसे ही हम ये फील्ड बनाते हैं। सो नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, सेव। सो मेरी ये फील्ड सेव हो जाएगी। अब देखो यहां पर एक नोटिफिकेशन आया, क्योंकि कितने रिकॉर्ड्स आपके डेटाबेस में है उस पर डिपेंड करेगा कि ये कितना टाइम उसको लगेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके ऑब्जेक्ट में बहुत सारे रिकॉर्ड हो, तो उतने सारे रिकॉर्ड को वैल्यू असाइन करने के लिए टाइम लग सकता है। तो अगर आप अभी किसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को भी ओपन करोगे तो वहां पे भी आपको ये फील्ड मिल जाएगी, एम्प्लॉय आईडी। देखो आ गया एम्प्लॉय आईडी 006। तो एग्जिस्टिंग के लिए भी आ गया। जब मैं नया रिकॉर्ड बनाऊंगा तो उसके लिए भी वो असाइन होगा, हर एक नंबर को वो ऐड करता जाएगा, लेकिन ये नंबर कभी रिपीट नहीं होते, कुछ नहीं, राइट। इस सीक्वेंस में ये रिकॉर्ड क्रिएट होते जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली उनको इंक्रीमेंटेड वैल्यू असाइन करता जाएगा। क्लियर है? ऑटो नंबर, यस। अमित, गायत्री, Yes, sir. स्नेहल, मयंक, क्लियर हो गाइस? Yes. ओके, सिंपल है ये बहुत। फिर आता है आपका फॉर्मूला फील्ड। फॉर्मूला फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला फील्ड, अब देखो फॉर्मूला का मतलब तो पता होता है ना सभी को कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला मतलब अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं a+b, ये भी एक फॉर्मूला है, यस और नो? फॉर्मूला ही है ये। अब हो सकता है a में कुछ वैल्यू हो और b में कुछ वैल्यू हो। सो a = 5 और b = 10, ये उसकी इनिशियल वैल्यूज हो सकती है। और अगर मैंने फॉर्मूला बनाया तो अब ये फॉर्मूला मुझे कुछ रिजल्ट रिटर्न करता है, यस और नो? क्या रिटर्न करेगा? क्या रिटर्न करेगा? 15. 15, राइट। अगर मैंने यहां पर लिखा a > b, क्या रिटर्न करेगा? False. फॉल्स। मतलब आप देखो, जिस तरीके से फॉर्मूला बन रहा है उसी तरीके से रिजल्ट भी चेंज हो रहा है। फॉर्मूला के बेस पे आपको ये रिजल्ट कैलकुलेट होने वाला है। अब आप देखो, आप जो इनपुट दे रहे हो, जो आपने फॉर्मूला बनाया, उसके बेस पे इसका रिजल्ट कैलकुलेट हो रहा है। रिजल्ट, तो रिजल्ट का भी एक डेटा टाइप हो रहा है, यस। तो इसको हम क्या कहेंगे? फॉर्मूला रिटर्न टाइप। सो फॉर्मूला रिटर्न टाइप, कि आपका जो फॉर्मूला है वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ये वैल्यू एंड ये वैल्यू दोनों डिफरेंट है या नहीं? दोनों डिफरेंट है ना? यस गाइस, ये Yes, आपकी sir, definitely. इंटीजर वैल्यू है, न्यूमरिक वैल्यू, और ये आपकी बुलियन वैल्यू है। सो हमारे पास जितने भी फॉर्मूलाज हम बनाते हैं, हर फॉर्मूला का रिटर्न टाइप हमें प्रोवाइड करना जरूरी होता है, क्योंकि आप जिस तरीके से उसको बना रहे हो उसी हिसाब से वो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो किस टाइप की वैल्यू ये रिटर्न करने वाला है ये आपको बताना होता है फॉर्मूला रिटर्न टाइप के अंदर। तो जब भी आप एक फॉर्मूला फील्ड बनाते हो तो आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? फॉर्मूला रिटर्न टाइप। वो किसी भी टाइप में डेटा रिटर्न हो सकता है। फिर आप एक फॉर्मूला बनाओगे उस फील्ड के अंदर, जो रिटर्न टाइप आपने उसको बताया कि मेरा फॉर्मूला मुझे न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करेगा, तो आपको फॉर्मूला भी उसी हिसाब से बनाना है कि वो न्यूमेरिक वैल्यू ही रिटर्न करे। आपने अगर बताया कि आपका फॉर्मूला आपको बुलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो आपको फॉर्मूला वैसे ही बनाना पड़ेगा कि वहां से बुलियन वैल्यू रिटर्न हो। अदरवाइज मैंने बनाया कि मेरा फॉर्मूला मुझे इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है और मैंने इस तरीके से फॉर्मूला बनाया, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है मेरा? फॉल्स, मतलब बुलियन वैल्यू, तो वो मुझे एरर देगा, क्योंकि आपने उसका फॉर्मूला रिटर्न टाइप जो सिलेक्ट किया है, आपके फॉर्मूला ने उसी टाइप की वैल्यू को रिटर्न करना होगा। ठीक है, अब इसको कैसे बनाते हैं देखो, सिंपल। जिस भी ऑब्जेक्ट पर आपको इसे क्रिएट करना है, सो न्यू, एंड आप सिलेक्ट करोगे अभी फॉर्मूला। अब देखो इसके बारे में आप चाहो तो इसमें डिस्क्रिप्शन देख लो। A read-only field that derives its value from a formula expression you define. Yes, आपके पास इस फील्ड में डेटा कहां से आने वाला है? जो फॉर्मूला आपने प्रोवाइड किया। ओके, द फॉर्मूला फील्ड इज अपडेटेड व्हेन एनी ऑफ द सोर्स फील्ड चेंज। फॉर्मूला किससे बनेगा? ये फील्ड से। इसको कंसिडर करो कि ये आपके रिकॉर्ड की फील्ड से। इसमें a = 5 है, b = 10 है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने सैलरी की एक फील्ड बनाया, सो सैलरी = जो भी सैलरी आपने ऐड किया है। आपने एक फील्ड बनाया है बोनस, सो बोनस में जैसे 2000 है,
वैसे ही सेम आप इसको कंसिडर करो ए एंड बी। फॉर्मूला कैसे बनेगा, अभी मुझे टोटल सैलरी कैलकुलेट करना है, सो मैं सैलरी प्लस बोनस ऐसे एक फॉर्मूला मैंने बनाया। यस, अब मुझे जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो मेरा हो गया रिटर्न टाइप। इस तरीके से आप फॉर्मूला बनाओगे। अब इसमें से आपको जो वैल्यू रिटर्न कर रही है मैं उसको चेंज कर सकता हूं क्या, नहीं। यहां पर मुझे 27 रिटर्न करेगा। अब मैं उस फील्ड को एडिट नहीं कर सकता हूं, एडिट करके अपने हिसाब से वैल्यू नहीं दे सकता हूं। उसकी वैल्यू कब चेंज होगी, जब इस सोर्स फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। ये हमारी सोर्स फील्ड है, सैलरी सोर्स फील्ड है, बोनस सोर्स फील्ड है, क्योंकि इसी के बेस पे मुझे वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है। तो अगर सपोज करो सैलरी पहले 25,000 था और मैंने अगर इसको चेंज किया, अभी मैंने इसको चेंज किया 30,000, तो क्या करेगा अब ये, अगेन ये जो फॉर्मूला एक्सप्रेशन है ये रिकैलकुलेट होता है। सो फॉर्मूला की वैल्यू आप एडिट नहीं कर सकते। जैसे ही सोर्स फील्ड में कोई चेंजेस होता है तो ये फॉर्मूला रिकैलकुलेट होके आपको वैल्यू रिटर्न करता है। क्लियर है अभी? यस। अमित, गायत्री, मयंक, स्नेहल, यस सर। सर आपने क्या बोले थे इसको, सैलरी को कौन से फील्ड क्या में? बोले, सैलरी को क्या बोले थे, बोलिए। तो कुछ तो भी बोला था अभी। सोर्स फील्ड, ये फील्ड है हाँ ना, क्योंकि सॉरी। फॉर्मूला कैसे बनाओगे आप, फील्ड्स का यूज करके फॉर्मूला बनाओगे, ये और नो। फील्ड के थ्रू ही हाँ हम डेटा सर। कैलकुलेट करने वाले, क्योंकि हमारे पास डेटा कहाँ पे है, उन फील्ड्स के अंदर। तो जो फील्ड आप यूज कर रहे हो उसको हम सोर्स फील्ड बोल रहे हैं, जो हम फॉर्मूला के अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर सर ये बोनस भी मतलब बस सोर्स फील्ड ही है right? हाँ, जो भी फील्ड आप यूज कर रहे हो आपके ऑब्जेक्ट्स पर ये फील्ड्स होंगी। ओ, ये फील्ड आपके ऑब्जेक्ट पे होनी चाहिए तभी तो आप यूज करोगे, या फिर ऐसे हार्ड कोडेड वैल्यू आप दे सकते हो, ऐसे हार्ड कोडेड वैल्यू भी आप दे सकते हो, लेकिन हार्ड कोडेड वैल्यू हम कभी यूज नहीं करेंगे। हमारे पास वो डेटा होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर मुझे चेंज करना हुआ तो यहां पे आपके ऑब्जेक्ट पे जितनी फील्ड्स है उन रिकॉर्ड्स की फील्ड्स का ही यूज करके यहां पर हम फॉर्मूला बनाने वाले हैं। ओके। ओके सर। देन अभी अगर हम यहां पर आते हैं, सो फॉर्मूला सेलेक्ट किया, नेक्स्ट। अब देखो कि फॉर्मूला जैसे आप क्रिएट करते हो, मुझे क्या चाहिए यहां पर, कोई भी वैल्यू। अब मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का कॉम्बिनेशन करके फुल नेम कैलकुलेट करना है। सपोज करो आपके पास दो फील्ड है, फर्स्ट नेम एक फील्ड है, लास्ट नेम एक फील्ड है। मुझे फुल नेम की फील्ड चाहिए, तो मैं फुल नेम कैलकुलेट कर सकता हूं ना। मुझे इनपुट कराने की जरूरत है क्या, यूजर ने फर्स्ट नेम एंटर किया, लास्ट नेम एंटर किया, फिर से मैं उसको फुल नेम एंटर करने के लिए बोलूंगा क्या, नहीं। ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, कैसे, दोनों को कंबाइन कर सकता हूं मैं, इन दोनों फील्ड्स को, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को। राइट। यस, concatenate कर। और दोनों को कंबाइन करके मेरा फुल नेम आ सकता है, राइट। तो इस तरीके से, लेकिन यहां पर भी हमने ये दो फील्ड यूज किया, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो ये इस फॉर्मूला में ये दोनों सोर्स फील्ड हो गई। तो मुझे देखो यहां पर फुल नेम कैलकुलेट करना है, तो फुल नेम का रिटर्न टाइप क्या है, किस टाइप का डेटा आने वाला है ये, string text। टेक्स्ट टाइप का, करेक्ट। सो देखो वही डेटा टाइप हमें यहां पर अभी सिलेक्ट करना है, तो मैंने अगर नाम दिया है इसको फुल नेम, ठीक है। अगर हमें फुल नेम कैलकुलेट करना है, सो फुल नेम, ठीक है, फुल नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब देखो तो कितने आपके फॉर्मूला रिटर्न टाइप अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि किसी भी टाइप का डेटा रिटर्न होने वाला है। जितने रिटर्न टाइप यहां पर अवेलेबल है उसी टाइप का डेटा आप रिटर्न करा सकते हो। चेकबॉक्स हो सकता है, करेंसी हो सकता है, डेट हो सकता है, और सभी के एग्जाम्पल यहां पर दिए हुए हैं, आप एक बार चेक कर लो। चेकबॉक्स टाइप का डेटा रिटर्न करा सकते हो, करेंसी टाइप का, डेट टाइप का, डेट टाइम, नंबर, परसेंट, टेक्स्ट, टाइम, इस तरीके से। जैसे आपको पता है चेकबॉक्स ट्रू और फॉल्स में, करेंसी में कुछ कैलकुलेशन, डेट की आपको जरूरत कैसे पड़ सकती है, जैसे कि ईएमआई डेट है, नेक्स्ट ड्यू डेट हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। आज अगर किसी स्टूडेंट ने फीस पे किया तो उसकी नेक्स्ट ड्यू डेट कब आएगी, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से हम डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से, ठीक है। सो देन अभी के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, टेक्स्ट। ओके, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सो नेक्स्ट, अभी यहां पर आप देखो कि हमें क्या क्या चीजें अब इसके अंदर प्रोवाइड करना होता है। ये होता है हमारा फॉर्मूला बिल्डर। यहां से आप फॉर्मूला बनाने वाले हो, कैसे बनाओगे, देखो यहां पर आपका ये फॉर्मूला बनने वाला है। सो फुल नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट टाइप का डेटा रिटर्न होने वाला है, तो यहां पर अब आपको सिर्फ फॉर्मूला बनाना है, जो भी फॉर्मूला एक्सप्रेशन होगा वो प्रोवाइड करोगे।
ऐसे नहीं लिखना है यहां पर भी कि फुल नेम इज इक्वल टू, ऐसे नहीं, वो तो ऑलरेडी बना हुआ है, बस उसके सामने का जो मेन फॉर्मूला है बस वो आपको यहां पर इंप्लीमेंट करना है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस है, एक सिंपल फॉर्मूला और यहां पर एडवांस फॉर्मूला का भी ऑप्शन है। आप जो यूज करना चाहो वो कर सकते हो। इसमें क्या होता है देखो, सिर्फ क्योंकि फॉर्मूला बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी आपको, सबसे पहले फील्ड्स, क्योंकि फील्ड्स का यूज करके आप डेटा एक्सेस करोगे। दूसरा, हमें चाहिए होते हैं ऑपरेटर्स, सो ऑपरेटर्स भी हमारे पास है। लेकिन अगर आप कुछ फंक्शंस यूज करना चाहते हो, कुछ डायनामिक डेटा हो सकता है या कोई भी, ये फंक्शंस हम आगे जाके अगेन डिस्कस करेंगे हमारे वैलिडेशन रूल के अंदर। तो अगर आपको फंक्शंस का यूज करना है तो आप एडवांस फॉर्मूला पे भी आ सकते हो। ठीक है, अब मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करके फुल नेम कैलकुलेट करना है, सिंपल है। तो मुझे फील्ड्स का यूज करना है यहां पर, तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट फील्ड। सो इंसर्ट फील्ड, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का डेटा मेरे पास आ रहा है यहां से, तो मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा फर्स्ट नेम। ठीक है, सो फर्स्ट नेम, इंसर्ट। अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करना, उसके लिए क्या करना होगा, इंसर्ट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर होता है, कॉनकैटिनेट। दो स्ट्रिंग को कंबाइन करने के लिए कॉनकैटिनेट ऑपरेटर हम यूज करते हैं। सो कॉनकैटिनेट, एंड अगर मैं यहां पे यूज करता हूं अगेन लास्ट नेम, सो फर्स्ट नेम कॉनकैटिनेट लास्ट नेम, दोनों को कंबाइन करेगा। बट इसमें दिक्कत ही आएगी हमारे पास अभी कि ये क्या करेगा, नेम और तुरंत उसको कंबाइन करेगा लास्ट नेम से, लेकिन बीच में स्पेस होना चाहिए, यस और नो, बीच में स्पेस होना चाहिए ना। अभी कोई स्पेस नहीं है, दोनों को डायरेक्टली कंबाइन करेगा। अगर देखो मैं इसको सेव करता हूं, आप चाहो तो उसका चेक सिंटैक्स करके चेक कर सकते हो कि आपने जो फॉर्मूला लिखा वो प्रॉपर है क्या। यस, मैंने जो लिखा है प्रॉपर है, कोई एरर नहीं आ रहा है। और इसमें और एक कंसेप्ट है देखो, blank field handling. If your formula references any number, currency or percent field, specify what happens to the formula output when their values are blank. Okay. मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया था कि सैलरी प्लस बोनस, एग्जांपल के लिए अगर आपके पास ऐसी कोई फील्ड्स होती, सो एक फील्ड है आपके पास, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, ऐसी कोई फील्ड अभी हमारे पास नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि मेरे पास अगर एक सैलरी की फील्ड होती, सैलरी प्लस बोनस, ठीक है, तो ये क्या करता, डेटा कैलकुलेट करता। आप मुझे बताओ कि अगर मेरे पास बोनस फील्ड में कोई डेटा ही नहीं है, जब किसी फील्ड में कोई डेटा नहीं होता है तो उसमें वैल्यू क्या मिलती है, उसमें वैल्यू क्या होती है, नॉट जीरो। नल। डिफॉल्ट जीरो डिफॉल्ट नहीं होता है, वैल्यू होती है ना उसकी। जीरो डिफरेंट वैल्यू हो गई, जीरो नहीं डिफॉल्ट होता है, नल होता है, ब्लैंक होता है। ठीक है, डिफॉल्ट नहीं होती क्या? नहीं होती है, नल होता है, नल। ठीक है, क्योंकि या डिफॉल्ट वैल्यू कैसे प्रोवाइड होगा, कोई भी डेटा जीरो टाइप हो, तो जैसे वैल्यू है ना। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल नंबर डेटा नहीं टाइप होता है। है, नहीं होता है, कोई भी फील्ड में आपको सिर्फ नल वैल्यू मिलते हैं जब आपने प्रोवाइड ही नहीं किया, क्योंकि जीरो एक वैल्यू हो गई ना। अगर आप मुझे बताओ जीरो अगर वहां पर इन्होंने दिया तो कैलकुलेशन में चेंज नहीं होगा क्या, जीरो पर कैलकुलेशन परफॉर्म होता है, पता है आपको, जीरो पे भी कैलकुलेशन परफॉर्म होता है, यस और नो। ओके सर। जीरो पे कैलकुलेशन परफॉर्म होता है कि अगर मैंने जीरो अगर उन्होंने इंप्लीमेंट किया होता बाय डिफॉल्ट तो कुछ कैलकुलेशन हो जाता वहां पर, जो वैल्यू हमें नहीं चाहिए थी उसके बेस पे भी वहां पर डेटा आएगा। इसीलिए कोई भी फील्ड हो आपके पास उसमें डेटा नहीं होता है, सिर्फ नल डेटा या ब्लैंक डेटा होगा। अगर ये न्यूमेरिक फील्ड भी है तो भी ये ब्लैंक है। ठीक है, अब सपोज करो अगर ये नल है या ब्लैंक है, तो नल फील्ड पर ऑपरेशन पॉसिबल है क्या, सैलरी में डेटा है, सैलरी में क्या डेटा है, 25,000। ठीक है, जो भी यहां पर आ गया, प्लस नल। अब बताओ, अब ये पॉसिबल है क्या इसमें कोई कैलकुलेशन, नहीं सर। अब नो इसमें सर। कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी केसेस में हमें एरर आते हैं, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। जब भी आप कोडिंग करोगे आगे जाके और आपने किसी ऐसी फील्ड को एक्सेस किया जो न्यूमेरिक फील्ड है और गलती से उस फील्ड में डेटा नहीं है और आप कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करते हो, तो हमें आता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। इसीलिए ऐसी फील्ड्स को हैंडल करना जरूरी होता है। तो इन्होंने ये ऑप्शन दिया है कि अगर कोई नंबर फील्ड है, करेंसी या परसेंटेज, तीनों न्यूमेरिक फील्ड है, तो ऐसी केसेस में हमें क्या करना है, तो जो ब्लैंक फील्ड है उसको हम जीरो कंसीडर करें। यहां पर देखो, यहां पे हम जीरो कंसीडर कर रहे हैं,
लेकिन जब कोडिंग करेंगे तो वहां पर हमें ये प्रोवाइड करना पड़ेगा कि अगर ये नॉट ब्लैंक है तो ही इसको कैलकुलेशन में इंक्लूड करो, ठीक है। लेकिन जब फॉर्मूला बना रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना कि इसको आप क्या करोगे, पहला ही ऑप्शन आप सेलेक्ट करके रखोगे कि हम इसको जीरो कंसिडर करेंगे। बट अगेन ये डिपेंड करेगा हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। हमें यहां पर कंडीशंस भी प्रोवाइड करने की नीड आ सकती है, क्योंकि अगर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो और अगर आपने वहां पर उस वैल्यू को कंसिडर किया है जीरो, तो अगेन आपका जो रिजल्ट है वो चेंज हो सकता है कैलकुलेशन के अंदर। तो डिपेंड करता है कि आप क्या यूज करना चाहते हो। तो कंडीशनली भी आप इसकी वैल्यू को दे सकते हो, क्योंकि अभी इसमें दो ही ऑप्शन है, एक तो जीरो रखो या ब्लैंक रखो। लेकिन आप कंडीशनली भी इसमें वैल्यू दे सकते हो, इन फंक्शंस का यूज करके आप इसमें वैल्यू दे सकते हो। इफ एल्स करके भी कंडीशन होती है हमारे पास, देखो इफ कि अगर इसमें वैल्यू है तो इफ ट्रू में कौन सी वैल्यू जाएगी या इफ फॉल्स में कौन सी वैल्यू जाएगी। मल्टीपल मतलब पूरा का पूरा आपका फॉर्मूला डायनामिक हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, जब हम इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं तो हमें काफी सारी रिक्वायरमेंट्स आती है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप इसे इंप्लीमेंट करते हो। तो ध्यान रखना, पहले बाय डिफॉल्ट किसी भी फील्ड को ऐसे ब्लैंक या नल मत रखना, आप उसको जीरो ही कंसिडर करोगे। और हर फील्ड में डिफॉल्ट वैल्यू नल ही होती है, इसीलिए तो हमने इज नल या इज ब्लैंक इन फंक्शंस का यूज किया था, राइट। तो वो ब्लैंक वैल्यू ही हम चेक कर रहे हैं। तो अब ये क्या करेगा, दोनों को कंबाइन करेगा विदाउट स्पेस, ठीक है। सो नेक्स्ट, ओके यहां पर ये चेंज हो गया था क्या हमारा डेटा। सर आपने NSAME लिखा है ना, NAME होगा वो शायद। नहीं नहीं, वो गलती से मेरे पास जो टेक्स्ट मैंने एंटर किया था ना वो ऐड हो गया था, ठीक है। सो चेक सिंटैक्स एंड देन नेक्स्ट। अब देखिए, अब ये फील्ड तो क्रिएट हो गई मेरी, बट उसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हो गया कि वो कैलकुलेशन जब वो करेगा वो ब्लैंक स्पेस उसमें ऐड नहीं करेगा, वो डायरेक्टली जो डेटा था वही आएगा। देखो अब ये फॉर्मूला जैसे ही बनाया ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा, जैसे आप रिकॉर्ड ओपन करते हो इसमें तो ये डेटा कैलकुलेट होके ही आपको रिटर्न करता है। तो आप एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड पे जाओ, अभी लाइटनिंग में टाइम लग सकता है इसीलिए मैं क्लासिक में इसको व्यू कर रहा हूं। देखो, सो एम्प्लॉयज पर हमने बनाया एम्प्लॉयज, ठीक है। अब देखिए दोनों का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, जैसे मैं यहां पर लास्ट नेम प्रोवाइड करता हूं, अभी है नहीं। हम्म, ठीक है। अब मैंने यहां पर दे दिया इसमें वैल्यू, दोनों डेटा अभी हमारे पास है। अब आप चेक करो फुल नेम कैसे कैलकुलेट हुआ, दिख रहे हो, कोई भी स्पेस यहां पर नहीं है, राइट। कल्याणी कुमार स्पेस नहीं है, तो मुझे फॉर्मूला में चेंजेस करने पड़ेंगे, मेरा फॉर्मूला प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। तो दोनों के बीच में स्पेस आ जानी चाहिए, कैसे करेंगे अब, तो क्या करना पड़ेगा अभी बताइए। एक स्पेस और इंसर्ट करना पड़ेगा उन फुल नेम और फर्स्ट नेम देन हार्ड कोड करना स्पेस पड़ेगा। देन लास्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम देन स्पेस देन लास्ट नेम। सो फील्ड्स एंड रिलेशनशिप उस फॉर्मूला फील्ड में आओगे अगेन आप, तो फुल नेम वाली जो फील्ड थी यही था हमारा फॉर्मूला, इसको क्लिक करोगे। फिर इस पे आएंगे अगेन आप एडिट, एडिट पे आने के बाद अब आपको उस फॉर्मूला में चेंजेस करने हैं। कैसा आना चाहिए डेटा, देखो पहले नेम आएगा एंड मतलब कॉन्केटिनेट, अब क्या करेगा, अब ये कॉन्केटिनेट करेगा इस स्पेस के साथ। देखो, सो फर्स्ट नेम कॉन्केटिनेट स्पेस एंड स्पेस के बाद अगेन कॉन्केटिनेट हमें करना पड़ेगा किसके साथ, लास्ट नेम के साथ। तो फर्स्ट नेम कनेक्ट हो रहा है स्पेस के साथ, फिर वो स्पेस आगे कनेक्ट हो रहा है लास्ट नेम पे। अब ये प्रॉपर डेटा आएगा, अगेन चेक सिंटैक्स, ठीक है। चेक करिए कोई एरर नहीं है। अब हम इसे करते हैं सेव, तो हमारी फील्ड अब रेडी है। अब फिर से इसको आप रिफ्रेश करके देखो, देखो आ गया अभी प्रॉपर स्पेस एंड अब ये डेटा हमें प्रॉपरली रिटर्न कर रहा है। क्लियर है क्या यहां तक गाइस, अमित, गायत्री, मयंक, यस स्नेहल, ओके। अभी ये जो हमने फील्ड डिस्कस किया ये बेसिक फील्ड है, ये बेसिक फॉर्मूलाज है। जब हम वैलिडेशन रूल डिस्कस करेंगे इसके अंदर के फंक्शंस आपको पता चलेंगे कि फंक्शंस का यूज करके कैसे हमें वो डेटा अगेन यूज करना होता है।
एग्जाम्पल के लिए मगर मुझे अगर किसी का एज कैलकुलेट करना है, मुझे अगर एज कैलकुलेट करना है, आपके ऑब्जेक्ट पर आपने सिर्फ एक फील्ड बनाया है डेट ऑफ बर्थ की, क्योंकि एज की फील्ड बनाओगे तो वो हार्ड कोडेड डेटा हो गया। रिकॉर्ड क्रिएट करते टाइम अगर मैंने उसमें जो भी वैल्यू दिया है 21 22, तो हर बार वो सेम डेटा ही मुझे दिखाएगा। मैं 2 साल के बाद भी अगर उस रिकॉर्ड को ओपन करूंगा तो एज मुझे 22 ही दिखाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जानी चाहिए, और ये डायनेमिक होगा, देन ऑटोमेटिकली आ रहा है बेस्ड ऑन डेट ऑफ बर्थ। तो अगर मैं जिस भी ईयर में ये एज के रिकॉर्ड को ओपन करूंगा तो मुझे उस करंट मोमेंट पे उसकी एज रिटर्न करेगा, यस और नो। तो किस टाइप की फील्ड होनी चाहिए? फॉर्मूला, करेक्ट है? यस गाइस। अब ये Yes, sir. बनेगा कैसे? फॉर्मूला कहां से कैलकुलेट होगा? डेट ऑफ बर्थ से। आप मुझे बताओ, आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है, वो कैसे कैलकुलेट करते हो? उसके लिए क्या चाहिए होता है हमें? ईयर चाहिए होता है, ईयर ऑफ बर्थ और करंट ईयर। करेक्ट, डेट करंट ईयर। करंट ईयर माइनस ईयर ऑफ बर्थ। करेक्ट। अब यहां से आपको करंट ईयर चाहिए, मतलब करंट डेट, और उसमें से आपको ईयर निकालने हैं। तो इनके लिए हमारे पास फंक्शंस होते हैं। आपकी जो फंक्शंस है कि करंट मोमेंट का डेट ऑफ बर्थ या जो भी आपका करंट डेट है वो आप फाइंड कर सकते हो, इसके लिए फंक्शंस है। इस डेट ऑफ बर्थ में से आपको क्या चाहिए? सिर्फ ईयर चाहिए, तो यहां से सिर्फ ईयर निकालने के लिए फंक्शन है। तो हमें आगे जाके इन फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। अभी के लिए बेसिक फॉर्मूलाज बना लो, देन हम जैसे ही वैलिडेशन रूल को स्टार्ट करेंगे तब आपको एडवांस फॉर्मूलेज भी बनाने हैं। ठीक है, और ऐसे में बहुत सारे सिनारियो आपको देने वाला हूं जो आप प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? अमित, गायत्री, मयंक, स्नेहल, ओके। Yes, sir. तो आज हमने क्या क्या चीजें डिस्कस किया? हम्म Many to many relationship and formula. मेनी टू मेनी रिलेशनशिप एंड ऑटो नंबर एंड फॉर्मूला फील्ड, करेक्ट। सो फॉर्मूला फील्ड, अब देखो ये सभी आपको प्रैक्टिस करना है गाइस। तो फॉर्मूला फील्ड ये सभी आपको प्रैक्टिस करना है और अच्छे से इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, अब इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, अब मेरी एक रिक्वायरमेंट है वो मुझे अभी आप बताओगे। ठीक है, अभी तक हमारे पास स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, राइट? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। अब एंड आपके पास बैचेस ज्वाइन हो रहे हैं, बैच और कोर्स। ठीक है, आपने एक फील्ड बनाया है। कैसी फील्ड बनाया है? देखो, फीस जो है कोर्स की वो कोर्स ऑब्जेक्ट के अंदर है, यस और नो? फीस आपने कोर्स ऑब्जेक्ट के अंदर बनाया है, फीस। Yes, sir. यस। Mm. अब बैच पे भी आपके पास एक फीस है, बैच पे भी फीस है, लेकिन इस पर आपने एक ये बना होगा डिस्काउंट। हर बैच में आप डिफरेंट फीस दे सकते हो ना। कोर्स की फीस अलग हो गई, लेकिन हो सकता है कि अगर मैं वही बैच वही कोर्स अगर मैं दिवाली के टाइम पर अगर मैं लॉन्च करूं या न्यू ईयर में लॉन्च करूं, हो सकता है कि मैं उसमें डिस्काउंट दे रहा हूं, यस और नो? पॉसिबल है ना? Really. यस और नो? तो आपको क्या करना है, बैच ऑब्जेक्ट पर एक फील्ड बनानी है डिस्काउंट की। एक फील्ड बना लोगे डिस्काउंट जिसका आपको इनपुट देना है। किस टाइप की बनाओगे? परसेंट बनाओगे आप, 10%, 20% या न्यूमरिक जो भी कैलकुलेशन में जो आपको हेल्प करेगा वैसे आप फील्ड बनाओगे। मैंने इसमें एंटर किया 10%। ठीक है, 10% मैंने उसमें डिस्काउंट दिया। तो ये जो फीस है अभी बैच पे, कि उस बैच की फीस कितनी होगी अब, तो ये आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करनी है किस पे? थ्रू बेस्ड ऑन ये फीस और डिस्काउंट। तो इसमें अभी डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंटेड फीस कितनी आएगी अब ये आपको कैलकुलेट करनी है। सो डिस्काउंटेड फीस या जो भी आप यहां पर करोगे डिस्काउंटेड फीस। तो कोर्स की फीस मतलब जो मेन फीस है हमारी। अब डिस्काउंट हम कितना भी दे सकते हैं, किसी बैच में विदाउट डिस्काउंट, जीरो डिस्काउंट पे भी हम इसको करेंगे, कहीं पर 10%, 5% या जो भी आप देना चाहते हो। तो हर बैच पे ये फीस कैलकुलेट होनी चाहिए। ये क्लियर हुआ? अभी कर पाएंगे? Yes, sir. ओके, तो इसके लिए कौन सी फील्ड बनाओगे? ये जो फीस कैलकुलेट करना है ये किस टाइप की, कैसे कैलकुलेट होगा फीस?
फॉर्मूला से फॉर्मूला यूज से करेंगे। कैलकुलेट होगा ना गाइस, कैलकुलेशन तो फॉर्मूलाज में ही है, दूसरी कौन सी तो फील्ड है इस कैलकुलेशन के लिए? इसमें जो फीस की जो वैल्यू आएगी, ओरिजिनल फीस, वो मुझे दूसरे ऑब्जेक्ट से फेच करानी पड़ेगी। ये यस, देखो, जब भी आप कोई फॉर्मूला बनाते हो तो आप उसके पेरेंट के डेटा को भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर एडिट पे है, ठीक है, अब यहां पर एम्प्लॉय पर आप फॉर्मूला बना रहे हो, राइट? अभी हम फॉर्मूला कहां पर बना रहे हैं? एम्प्लॉय पे। लेकिन जब आप इंसर्ट फील्ड करते हो तो देखो यहां पर उस पे जो रिलेशनशिप फील्ड होती है उसके थ्रू आप उसके पेरेंट की फील्ड्स को एक्सेस कर सकते हो। ये सभी फील्ड कहां से आ रही है अब हमारे पास? उसके पेरेंट से। तो बैच का पेरेंट कोर्स है, तो चाइल्ड से आप उसके पेरेंट की फील्ड को एक्सेस कर सकते हो। क्लियर है अभी? यस। सेपरेट रिलेशनशिप फील्ड बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इन्वोक कर सकते हैं। सेपरेट नहीं, आपके पास ये रिलेशनशिप है ना ऑलरेडी, आप सर फिर से क्यों बनाओगे? बैच बैच और कोर्स में हमने एक रिलेशनशिप, बैच में एक मैंने रिलेशनशिप फील्ड बना रखी है। हाँ, और वो फील्ड का नाम क्या है सर, बैच और अब कोर्स मुझे में? क्या पता। नहीं मतलब एक बार बताओ ना, फिर मैं उसके बैच बेसिस पे। रहेगा या कोर्स रहेगा? कोर्स नाम रहेगा उसका। है ना? तो फीस तो है नहीं, फीस तो मैं कोर्स से फेच करूंगा। हम्म। टोटल फीस जो है, या डिस्काउंटेड फीस जो है, हम्म। उसका तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे मुझे फीस को डिस्प्ले करने के लिए एक सेपरेट फीस के लिए रिलेशनशिप बनाने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, एक रिलेशनशिप डिफरेंट डिफरेंट क्यों बनाओगे बार बार? एक बार रिलेटेड हो गया मतलब आप चाइल्ड से उसके पेरेंट की फील्ड एक्सेस कर सकते हो, सिंपल। रिलेशनशिप हम बनाते क्यों है? क्योंकि उन दोनों ऑब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए। तो रिलेशनशिप से मैंने आप चाइल्ड ऑब्जेक्ट से उसके पेरेंट का डेटा एक्सेस कर सकते हो। यहां पर एम्प्लॉय कौन है? पेरेंट। एम्प्लॉय पेरेंट है। एक सेकेंड। एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय पेरेंट, एम्प्लॉय चाइल्ड है, डिपार्टमेंट पेरेंट है। डिपार्टमेंट पेरेंट है। अब मैंने जैसे ही एम्प्लॉय पर फॉर्मूला कहां पर बना रहे हैं हम लोग? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय पे। सर बैच जैसे और कोर्स मैंने, की बात करते हैं ना? हाँ, बैच और कोर्स की बात कर लेते हैं उसमें फिर। अरे ये भी सेम ही सिनारियो है, यहां पर भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ही है। उस चलो पे ठीक है। अलग होगा और इस पे अलग होगा क्या? अब ऐसे। कंसीडर करो ये आपका बैच है, ये बैच है, तो यहां पर कौन सी फील्ड मिलेगी? सभी बैच ऑब्जेक्ट की। तो यहां बैच पर एक फील्ड ऑब्जेक्ट। मिलेगी रिलेशनशिप फील्ड कोर्स की। तो कोर्स को क्लिक करके कौन सा फील्ड आएगी यहां पर आपको? कोर्स ऑब्जेक्ट की। ओके। ओके। सेम ही है, ऐसा चेंज नहीं होगा कि इस ऑब्जेक्ट पर अलग है। चेंज हो सकता है कि डिपेंड करेगा कि लुकअप है या मास्टर डिटेल है। कहीं पर ऐसा सिनारियो हो सकता है कि अगर लुकअप है तो पॉसिबल नहीं होगा आपको एक्सेस करने के लिए, लेकिन अगर पेरेंट है या फिर मास्टर डिटेल है तो एक्सेसिबल होता है। तो वो आपको चेक करना पड़ता है हमेशा, उसमें लिमिटेशंस हो सकती है क्योंकि दोनों अलग अलग फील्ड है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए फिलहाल के लिए कि चाइल्ड ऑब्जेक्ट से आप उसकी पेरेंट की फील्ड को एक्सेस कर सकते हैं इस रिलेशनशिप फील्ड के थ्रू। ये डिपार्टमेंट है, जहां पर एरो दिख रहा है ना, ये आपकी रिलेशनशिप फील्ड्स होती है। एरो दिख रहा है मतलब समझ जाना कि रिलेशनशिप फील्ड है, और इसको क्लिक करके उसके पेरेंट की फील्ड्स आपके पास आने वाली है। एम्प्लॉय का पेरेंट कौन है? डिपार्टमेंट। अब आपने ये पहले ही बना दिया है रिलेशनशिप फील्ड, तो यहां से जैसे ही क्लिक करोगे तो मुझे डिपार्टमेंट की सभी फील्ड्स एक्सेसिबल है, यस और नो? वैसे ही सेम जब आप बैच ऑब्जेक्ट पर कोई फॉर्मूला बनाओगे तो यहां पर आपको कोर्स की जो रिलेशनशिप फील्ड आपने बनाई है उसको जब क्लिक करोगे तो कोर्स की सभी डिटेल्स आपको यहां पर मिल जाएंगी, ठीक है? यस सर। ओके। तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना है रिलेशनशिप फील्ड के थ्रू, जहां पर भी ये एरो दिख गया मतलब समझ जाना कि ये वो रिलेशनशिप फील्ड है। यूआई पर भी ऐसे ही होता है, वैलिडेशन में या ऑटोमेशन के अंदर। और हमें जब कोड करना होता है कोडिंग के थ्रू भी हम चाइल्ड ऑब्जेक्ट से उसके पेरेंट की डेटा को भी एक्सेस करते हैं, ठीक है? रिलेशनशिप का यूज ही वही है, राइट? क्योंकि हमने उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को रिलेट किया हुआ है, ठीक है? तो ये एक सिनारियो हो गया। अभी तो आप यहां पर फॉर्मूला बना पाओगे। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका? मतलब जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको जब ये डेटा एक्सेस करोगे ये फीस एक्सेस करनी होगी, लेकिन आपका फॉर्मूला बन किस ऑब्जेक्ट पे रहा है? बैच चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे। चाइल्ड ऑब्जेक्ट में। यस, मतलब बैच ऑब्जेक्ट पे। और उस फॉर्मूला के लिए आप उसके पेरेंट की मतलब कोर्स की ये फील्ड एक्सेस कर सकते हो आप। यस, अभी क्लियर है? यस सर। यस गाइस, और डिस्काउंट वाली फील्ड तो यहां पर है ही। तो एक गूगल कर लेना कि कैसे कैलकुलेट करते हो, फॉर्मूला आपको थोड़ा सा फाइंड करना पड़ेगा।
कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू से एक मुझे किसी परसेंट पे डिस्काउंट देना है, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मिल जाएगा। तो ये फील्ड आपकी रेडी हो जाएगी, डिस्काउंट फीस। यहां तक हो गया अभी। तो हर बैच की डिस्काउंटेड फीस अब कैलकुलेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, करेक्ट। तो जैसे मैं बैच बनाऊंगा और जो भी मैं डिस्काउंट प्रोवाइड करूंगा, मैंने नया बैच बनाया, मैंने अभी यहां पर डिस्काउंट दिया 20%, तो ऑटोमेटिकली उसके लिए मुझे ये फील्ड कैलकुलेट होके मिल जाएगी। यस, हर बैच के लिए अब यहां पर ये डेटा मेरे पास आ रहा है। तो हर बैच डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस की हो सकती है। किसी बैच में 10% डिस्काउंट है, किसी बैच में 5% है, किसी बैच में 20% है। तो अब ये डेटा मेरे पास आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर सपोज करो कि मेरे पास यहां पर 1 लाख की फीस है, ठीक है, और मैंने जब यहां पर बैच क्रिएट किया तो मैंने उसमें 10% डिस्काउंट दिया, तो ठीक है, तो अभी ये इसकी फीस कितनी हो गई, सपोज करो 90,000 यहां पर अभी इसका फीस हो गया। लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट इसको वन टाइम पर पे करेगा क्या? नो सर। नो, वो वन टाइम पर तो पे नहीं कर सकता। तो मुझे ये ऑप्शन देना है कि स्टूडेंट इंस्टॉलमेंट में फीस पे करे। हर स्टूडेंट इंस्टॉलमेंट में फीस पे करे। वो चाहे तो वन टाइम पे भी दे सकता है, और चाहे तो वो इंस्टॉलमेंट में फीस को पे कर सकता है। अब आप मुझे बताओ, अब ये मेरा जो सिनारियो है वो आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे? मेरी रिक्वायरमेंट है कि स्टूडेंट इंस्टॉलमेंट में फीस पे करेगा। वो कितना भी इंस्टॉलमेंट अमाउंट हो सकता है। सपोज करो कि ये भी डिपेंड करेगा कि आप एक पर्टिकुलर आपने एक इंस्टॉलमेंट जनरेट किया हुआ है कि उसको 5 इंस्टॉलमेंट में ही पे करना है, या 4 में ही, या 6 में ही, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो अभी कंसिडर करते हैं कि आपने उसको ऑप्शन दिया कि आप 6 इंस्टॉलमेंट में फीस को पे कर सकते हो, 6 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। अब बताओ मैं एक कैसे। फील्ड डिपेंडेंसी यूज करूंगा कि वांट टू पे इन इंस्टॉलमेंट और यू वांट टू पे इन वन गो। तो यस नो पे वो सिलेक्ट कर लेगा इंस्टॉलमेंट, मतलब ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर लेगा या इंस्टॉलमेंट चूज करना है या वन टाइम पेमेंट ऑप्शन चूज करना है। और उसके बेसिस पे फिर वो रिमेनिंग ऑप्शंस फील्ड्स अनेबल होंगी कि अगर वन टाइम पेमेंट करना है तो ठीक है, इतना डिस्काउंटेड फीस है, और अगर इंस्टॉलमेंट में पे करना है तो ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट रहेगी। मेरी रिक्वायरमेंट है कि जब भी मैं फिर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को ओपन करूंगा, मुझे पता चलना चाहिए ना स्टूडेंट ने कितना फीस पे किया, फीस पेड, कितनी फीस अभी तक इसने पे किया, और इसकी रिमेनिंग फीस कितनी, कैसे कैलकुलेट करोगे फिर ये? अब ये भी तो कैलकुलेट होना चाहिए कि उसने रिमेनिंग फीस कितनी बैक की है उसकी, और टोटल अभी तक उसने कितनी फीस पे किया है। अब ये डेटा कैसे आएगा? ओके, जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो भी तो डेटा ही है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट। उसमें कितना इंस्टॉलमेंट उन्होंने पे किया, अभी 10,000 पे किया या 20,000 पे किया, तो वो आपको माइनस करते हुए चलना है। ये डेटा कैलकुलेट होना चाहिए हमारा प्रॉपर। बताइए। हम्म बताओ ना कैसे आएगा, रिक्वायरमेंट सोचो, क्या कर सकते हो अब इसके लिए। इंस्टॉलमेंट मल्टीपल है, 1 2 3 4 5 ऐसी इंस्टॉलमेंट आ रही है हर एक स्टूडेंट के लिए, और मुझे ये प्रॉपरली कैलकुलेट करना है डेटा। हमें बिजनेस को ऐसे ही इंप्लीमेंट करके देना है ताकि उनका प्रॉपर डेटा सेटअप हो, तो फिर स्टूडेंट आते रहेंगे, फीस पे करते रहेंगे, डेटा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता रहेगा। सब कुछ यहाँ पर हमें उनको इंप्लीमेंट करके देना होता है। तो डेटा आएगा, जैसे नया स्टूडेंट आया, एक नया कोर्स लॉन्च किया तो उसकी फीस दे दिया हमने 2 लाख। फिर बैच प्लान कर रहे हैं, फिर कितना डिस्काउंट देना है, तो वो जैसे डिस्काउंट दिया तो उसकी फीस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई। फिर स्टूडेंट आ रहे हैं, वो एनरोल कर रहे हैं, उसने 10,000 फीस पे किया, ऑटोमेटिकली वो माइनस हो जाएगा कि आपकी टोटल फीस इतनी पे हो चुकी है, रिमेनिंग फीस ये है। फिर उसकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट क्या है वो वहां पर हमें शो कर देना है। ऑटोमेटिकली जैसे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट आएगा उसको ईमेल जाना चाहिए प्रॉपर। ऐसी रिक्वायरमेंट आती है बिजनेस प्रोसेस में, क्योंकि वो जैसा चाहते हैं वैसे हमें यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करके देना है। तो अभी मैंने आपको रिक्वायरमेंट दिया, आप सोचो कि मैं इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूं। अभी अभी तक हमने जितना भी सीखा है उसी से रिलेटेड है। यस, स्नेहल, अमित, गायत्री, मयंक, सर ये डॉक्यूमेंट कहीं पे डॉक्यूमेंटेड है जो आप इम्प्लीमेंट नहीं, कराना मैं जो चाहते हो? बोल रहा हूं वही है। अब मैं तो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, और क्या चाहिए डॉक्यूमेंट। हम्म क्लियर नहीं हुआ ना मेरे को। पढ़ के क्लियर हो जाएगा।
पढ़ के तो और नहीं समझ में आएगा कि क्या इंप्लीमेंट करना चाहते हो। मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि मुझे ऐसा चाहिए। अब मुझे आप क्वेश्चन करो कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि पढ़ के तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो किसी को। बट मैं अभी आपको आंसर कर सकता हूँ कि यस मैं इस तरीके से चाहता हूँ। आपके डाउट्स होंगे वो मुझे पूछो कि ऐसे आपको चाहिए क्या, या इस तरीके से वो वर्क होना चाहिए। इससे फिर आप कंप्लीट आइडिया लगा पाओगे कि प्रॉपर रिक्वायरमेंट क्या है। बताइए, मेरा डेटा है वो फीस आनी चाहिए प्रॉपरली, और वो कैलकुलेट भी होना चाहिए डेटा। हम्म कैसे करोगे? स्नेहल, क्या लगता है आपको, इसको कैसे करोगे? फॉर्मूला फिल यूज यस, कैसे कर फॉर्मूला फिल फॉर्मूला फिल लाइक कहाँ पे जो यूज करोगे? फॉर्मूला फिल लाइक अभी हम लोगों को अमाउंट पर इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना है ना, तो अमाउंट। मतलब एक स्टूडेंट ने कितना इंस्टॉलमेंट पे किया है वो कैलकुलेट करना है ना। पहले ये खुद सोचो आप लोग, मैं 6 इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन उसको दे रहा हूं। 6 इंस्टॉलमेंट, स्टूडेंट 6 इंस्टॉलमेंट में फीस पे करेगा। अब आप खुद सोचो, 6 इंस्टॉलमेंट मतलब 6 इंस्टॉलमेंट अमाउंट। पहले उसने 20,000 पे किया, फिर वो 10,000 पे करेगा, जितना भी अमाउंट है। अब इसको स्टोर कहाँ पे करोगे, पहले इसके बारे में तो सोचो आप, क्योंकि सब कुछ कैलकुलेशन इसी के ऑब्जेक्ट बेस पे होने वाला है। यस और नो? रिमेनिंग फीस या पहले टोटल कितना फीस पे किया, ये किसके बेस पे है? इंस्टॉलमेंट के बेस पे। पहले ये सोचो कि ये डेटा कहाँ पे स्टोर करोगे, बाद की बात है कि फिर वो कैसे कैलकुलेट होगा। अब ये डेटा कैसे स्टोर होगा, अब ये सोचो पहले, कैसे स्टोर होगा ये डेटा। ऑब्जेक्ट हाँ, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा ना। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। यस, क्योंकि एक स्टूडेंट और मल्टीपल इंस्टॉलमेंट है गाइस। आप खुद सोचो, यही हमने पढ़ा है ना अभी तक। क्योंकि यहाँ पर एक ही स्टूडेंट में आप ऐसे फील्ड्स तो नहीं बना सकते हो मल्टीपल। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए फीस, थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए फीस, ऐसे यहाँ पर 5-5 फील्ड क्रिएट करते बैठोगे क्या आप? बताओ, ऐसे फील्ड बनाते रहोगे क्या? नहीं। कि ऐसे 5-5 फील्ड अगर आप बनाते जाओगे, 6 फील्ड एक ऑब्जेक्ट पर की, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, फिर डेटा कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा उसमें प्रॉपर। तो एक स्टूडेंट और मल्टीपल इंस्टॉलमेंट, यस और नो? वन स्टूडेंट और एक स्टूडेंट की मेनी इंस्टॉलमेंट, तो मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए रहेगा फीस को स्टोर करने के लिए, उसके इंस्टॉलमेंट को स्टोर करने के लिए। क्लियर है? यही तो सोचना है, कहाँ फील्ड होगी, कहाँ डेटा, कहाँ ऑब्जेक्ट। यही तो मेन है कि आपका डेटा कैसे आपको मैनेज करना है, डेटा मॉडल कैसे डिजाइन करने हैं। तो इस रिक्वायरमेंट के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है क्या? एक इंस्टॉलमेंट का सेपरेट ऑब्जेक्ट आपको चाहिए होगा। और फिर स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट है ही हमारे पास। सो इंस्टॉलमेंट, अब आप मुझे बताओ, एक स्टूडेंट की मल्टीपल इंस्टॉलमेंट है, मतलब रिलेशनशिप क्या आ रही है इसके अंदर? वन टू मेनी वन टू मेनी। कौन पेरेंट है, कौन चाइल्ड है? और स्टूडेंट पेरेंट हुआ इंस्टॉलमेंट चाहिए। स्टूडेंट पेरेंट बनेगा और इंस्टॉलमेंट हमारा बनेगा चाइल्ड। करेक्ट। अब जैसे राज मेरे पास एक स्टूडेंट है, राज ने एक इंस्टॉलमेंट पे किया तो एक रिकॉर्ड मिल जाएगा मुझे। फिर राज दूसरी इंस्टॉलमेंट पे करेगा, अगेन ये इंस्टॉलमेंट राज के साथ रिलेट करेंगे। राज थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करेगा, अगेन राज के साथ। तो जैसे ही मैंने राज के रिकॉर्ड को ओपन किया, तो मुझे उसके रिलेटेड लिस्ट में उसकी सभी इंस्टॉलमेंट की हिस्ट्री पता चल जाएगी। यस और नो? कि उसने अभी तक कितनी इंस्टॉलमेंट पे किया है। इससे मुझे और एक कैलकुलेशन मेरा सिंपल हो जाएगा। कौन सा कैलकुलेशन सिंपल होगा? कौन सा कैलकुलेशन? टोटल इंस्टॉलमेंट। कितनी इंस्टॉलमेंट अभी तक उसने पे किया, कितनी इंस्टॉलमेंट पे किया अभी तक? 3 इंस्टॉलमेंट। कैसे कैलकुलेट हुआ ये? यस, कैसे कैलकुलेट होगा? अगर रोल अप समरी यहां पर आप बनाओगे, यहां पर अगर मास्टर डिटेल बनाया और ये अगर रोल अप समरी रखा, तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा ये। यस यस काउंट करके अगेन में पहली इंस्टॉलमेंट अमाउंट 10,000, फिर दूसरा अमाउंट 20,000, फिर अमाउंट 30,000। तो मैं इन सभी का सम यहां पर अगेन कैलकुलेट कर सकता हूं। यस, टोटल फीस पेड कैलकुलेट होगा। ये कैसे कैलकुलेट होगा?
अभी कैसे कैलकुलेट होगा ये टोटल फीस पेड? सम करके सम फंक्शन का यूज sum। करके। ये तो इम्प्लीमेंट किया है गाइस, कोई नया नहीं है, ये हमने ऑलरेडी किया है। सैलरी का जैसे सम निकाला, अभी हम इंस्टॉलमेंट फीस का सम निकाल रहे हैं, राइट? सो देखो, दो तो आपका ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया कि टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी पे किया अभी तक, और टोटल फीस कितनी उसने पे किया। अब उसको रिमेनिंग फीस अगर मुझे चाहिए तो ये हो गया सिंपल, रिमेनिंग फीस इज इक्वल टू, अब आपकी जो टोटल फीस थी, टोटल फीस माइनस रिमेनिंग फीस, करेक्ट? सो रिमेनिंग फीस हो गया सिंपल। पॉसिबल है गाइस? यस तो ऐसे हमें डेटा को कैलकुलेट करना पड़ता है, हमारी रिक्वायरमेंट ऐसे आती है। तो ये कैलकुलेट कर पाओगे क्या? क्या क्या करना है हमें? कितने ऑब्जेक्ट चाहिए? अभी एक इंस्टॉलमेंट ऑब्जेक्ट आप बना लोगे, इंस्टॉलमेंट्स। इसके साथ रिलेट करना है इसको स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के साथ। इसमें आप फील्ड क्या बनाओगे? देखो, इंस्टॉलमेंट आईडी, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट की आईडी उसको जाना चाहिए कि स्टूडेंट को हो सकता है कि हम कुछ यहाँ पर वो जो होता है ना उसका बिल वगैरह वो दे दे, ठीक है? सो इंस्टॉलमेंट आईडी, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, ठीक है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, ठीक है। डेट, किस डेट पर उसने पे किया था, इंस्टॉलमेंट डेट। एंड देन उसके बाद टाइम, अगर आप चाहते हो तो टाइम भी दे दो कि किस टाइम पर उसने पे किया था। इसके अलावा और क्या दे सकते हैं हम लोग? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट। अब ये यहां कैलकुलेट होगा। अब हम देखते हैं कि हम यहां कैलकुलेट करें या स्टूडेंट पर कैलकुलेट करना ये इजी होगा, क्योंकि हम बार बार इंस्टॉलमेंट ऑब्जेक्ट पे नहीं आना चाहते। हम कहां पर आएंगे? इस स्टूडेंट पे। जैसे मैं स्टूडेंट को ओपन करूंगा तब मुझे पता चलना चाहिए कि स्टूडेंट का नेक्स्ट ड्यू डेट कब का है। तो ये आइडियली तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे ही होनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए इसको मत बनाओ, हम देखते हैं कि कहाँ हमें इसको क्रिएट करना चाहिए। अभी के लिए इतना फील्ड्स आप बना लो, ठीक है? और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? रिलेशनशिप फील्ड किसके साथ रिलेट करना पड़ेगा इसको? स्टूडेंट के साथ। और कौन सी रिलेशनशिप बना रहे हो? वन टू वन टू मेनी। रिलेशनशिप फील्ड कौन सी है? लुकअप या मास्टर डिटेल? लुकअप। मैंने मास्टर डिटेल। मास्टर मास्टर। लुकअप समरी फील्ड जब मैं क्रिएट कर रहा हूं तो मास्टर लुकअप में होगा क्या ये पॉसिबल? नो। जब मुझे रोलअप समरी फील्ड यूज करनी है तो ये मास्टर डिटेल ही हो सकता है। और आप खुद सोचो, विदाउट स्टूडेंट कोई इंस्टॉलमेंट पे करेगा क्या आपको? नो। नो। और अगर मैंने स्टूडेंट को डिलीट किया तो उसके इंस्टॉलमेंट की नीड है क्या मुझे, इंस्टॉलमेंट डेटा की? नहीं। नहीं, तो वो भी डिलीट होना चाहिए। तो देखो, ऐसी रिक्वायरमेंट आती है। अब रिक्वायरमेंट जैसे जैसे आ रही है, आपको समझ में आ रहा है कि हमने जो सीखा मैं उसको कैसे यूज कर पा रहा हूं, करेक्ट? तो आपको ये सोचना है कि मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है, ठीक है, तो मैंने जो सीखा है उसको मैं कहाँ यूज कर सकता हूं, ये जरूरी है अभी। ठीक है, कि थोड़ा सा आपको लॉजिक प्लान करना पड़ेगा अभी। ठीक है, जस्ट हमने स्टार्ट किया है, तो ऐसा नहीं होगा कि पहले दिन आपको आएगा, लेकिन ट्राई करो। जितना आप सोचोगे ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपको आना ही चाहिए, लेकिन सोचते जाओ, एटलीस्ट आंसर करो। सो भी सोच रहे हो, फील्ड बना के यूज कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, बताओ। ठीक है, एक बार हमें, जब हम इसको सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि, और फिर ये ऐसी ही मिलती जुलती रिक्वायरमेंट जब आपको आती है इंडस्ट्री के अंदर, तब तो आप इजीली काम कर सकते हो। तो एक्सपीरियंस पर्सन कैसे जल्दी जल्दी काम कर सकता है? क्योंकि उन्हें मैक्सिमम सिनारियो पे काम किया होता है, इसीलिए फिर वो जल्दी इंप्लीमेंट कर सकता है। वैसा ही सेम है, आप भी जो यूज कर रहे हो उसको रियल टाइम के साथ कंपेयर करके उसको इंप्लीमेंट करो, सिनारियोज आप उसके लिए सर्च करो। ठीक है, जैसे फॉर्मूला अभी हमने आज बनाया, सर्च करो फॉर्मूला के लिए, सिनारियो सर्च करो, राइट? बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। ठीक है, लेकिन जो हम क्लास के अंदर डिस्कस करें उसको एटलीस्ट आप प्रॉपरली इंप्लीमेंट करो। अगर एक्स्ट्रा टाइम नहीं भी दे रहे हो, लेकिन जो क्लास के अंदर डिस्कस हो रहा है उसको इंप्लीमेंट करो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। ये तो कैलकुलेट कर पाओगे क्या अभी आज के लिए? टोटल इंस्टॉलमेंट, प्लस ये एक फीस आप कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल इंस्टॉलमेंट्स कितनी अभी तक पे हो चुकी है, टोटल इंस्टॉलमेंट्स पेड, और टोटल अमाउंट, टोटल फीस पेड
इंस्टॉलमेंट पेड मतलब कि ये कि कितनी इंस्टॉलमेंट पे किया है, अमाउंट नहीं। और अमाउंट मतलब टोटल फीस अमाउंट मतलब टोटल कितना अमाउंट उसने अभी तक पे किया है। और ये भी ट्राई करना कि रिमेनिंग अमाउंट आप कैलकुलेट कर पा रहे हो क्या, रिमेनिंग फीस कैलकुलेट कर पा रहे हो क्या। इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी रिमेनिंग फीस में, क्यों? क्योंकि ये रिमेनिंग फीस के लिए आपको कौन सी फील्ड चाहिए होगी अब? रिमेनिंग फीस कैसे बनेगी? टोटल टोटल फी अमाउंट फीस माइनस माइनस फीस पेड, ऐसा ही आएगा। जितका टोटल है और उसने जितना पे किया, अगर 1 लाख फीस है तो वो गया टोटल फीस। उसने अभी तक पे किया है 40,000, तो रिमेनिंग फीस क्या कैलकुलेट होगा? 1 लाख माइनस 40,000, तो उसको 60,000 रिमेनिंग होना चाहिए। लेकिन यहां पर आपको दिक्कत ये इस चीज का जाएगा, ये जो टोटल फीस है ये आपको कैसे मिलेगी। अब इसके लिए हम नए नए सॉल्यूशंस अगेन डिजाइन करते हुए जाएंगे कि क्या क्या चीजें होती है। इंडस्ट्री में ऐसी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, सपोज करो मैं अगर ये चाहता हूं कि मैं किसी स्टूडेंट को इंडिविजुअली भी डिस्काउंट दे सकता हूँ, यस और नो? ये भी पॉसिबल है ना कि कोई इंडिविजुअली स्टूडेंट को डिस्काउंट मिल सकता है, करेक्ट है? एडटेक है। यस सर। अब एडटेक के लिए वो तो जो चाहिए वो आप इंप्लीमेंट करके बताएंगे। अब देखो वो फीचर वो चाहे यूज करे या ना करे, लेकिन वो चाहेंगे कि ऐसा सिनारियो हुआ तो अब वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो भी पहले ही हमें उस पर इंप्लीमेंट करके देना है। डेटा तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होने वाला ही है। मैंने नहीं दिया डिस्काउंट तो जो नॉर्मल फ्लो है वैसे चलेगा, मैंने डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंटेड फीस वगैरह कैलकुलेट होगा। तो वो चीज ट्राई करना कि इसको आप कैसे यूज कर सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए ये दो तो आप कैलकुलेट कर पाओगे। रोल अप समरी ही बनानी है, ये दोनों फील्ड आपकी ये बनेगी रोल अप समरी। तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? इसका भी यस। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्रैक्टिस कर रहे हो गाइस सब लोग? यस। अमित, यस सर। नेहाल, नहीं? यस। हाँ बोलिए। हाँ यस गाइस, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मैंने स्पीकर कनेक्ट किया हुआ है फिर भी आपकी आवाज इतनी कम आती है। बोलिए। प्रैक्टिस कर रहे हो क्या सब लोग? अमित, यस सर। यस, यस। नेहल, यस। अभी तक आपका इंट्रोडक्शन बाकी है, ठीक है? सो आने वाले सैटरडे या संडे को आपका इंट्रोडक्शन होगा, क्योंकि अभी तक हमने इंट्रोडक्शन सेशन लिया नहीं है आपकी बैच का। तो सैटरडे या संडे को इंट्रोडक्शन होगा। उसमें आपको क्या होता है, क्योंकि हमने इतना लेट क्यों किया, क्योंकि इस इंट्रोडक्शन सेशन में आपको एक टॉपिक भी एक्सप्लेन करना पड़ता है। अभी तक हमने जितना भी क्लास के अंदर डिस्कस किया उसमें से कोई भी एक टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना होता है। पहले इंट्रोडक्शन में सिर्फ आपको अपने बारे में बताना है कि ठीक है कि आप क्या करते हो, अभी आपका क्वालिफिकेशन कहाँ से हो, बेसिक डिटेल्स आपको देनी है। और उसके बाद जितना अभी तक हमने डिस्कस किया है, जितने टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, उसमें से कोई एक टॉपिक आप सिलेक्ट करो। कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेगा, कोई रिलेशनशिप का टॉपिक सिलेक्ट करेगा, कोई मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, कोई फॉर्मूला फील्ड को एक्सप्लेन कर रहा है, कोई भी एक एक टॉपिक सभी को सिलेक्ट करके आपको एक्सप्लेन करना होगा। कैमरा ऑन रहेगा आपका और आपको सभी के सामने उसको एक्सप्लेन करना होगा। सैटरडे या संडे को ये मैंडेटरी सेशंस होता है। अभी हमारा इंटरेक्शन अच्छे से होना चाहिए इसीलिए, ठीक है? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए इसीलिए। और ये हमेशा सेशन ऐसे होंगे, ठीक है, कि हर सैटरडे संडे जो भी अल्टरनेट में भी हम कर सकते हैं कि आपको एक एक टॉपिक एक्सप्लेन करना होगा, जो भी हमने रिसेंटली जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उसमें से। क्लियर है गाइज? यस। कोई भी ये यस। मत बोल मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा सैटरडे या संडे को, क्योंकि आपको थोड़ा सा टाइम इसके लिए निकालना ही पड़ेगा, ठीक है? तो अभी टाइम है आपके पास, अभी तो जस्ट वीक स्टार्ट हुआ है, तो सैटरडे या संडे तक कोई भी जो भी अभी तक टॉपिक कंप्लीट हुए हैं उसमें से एक टॉपिक आप सिलेक्ट कर लो और तब तक आप उसको रिवाइज करके रख दो, ठीक है? और ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करना जो थोड़ा सा आपको टफ लगता है, अभी तक जो आपको टफ लगा है तो सभी इजी ही, ठीक है? लेकिन क्योंकि जो आप एक्सप्लेन करने वाले हो ना वो आप भूलने नहीं वाले, ये पक्का है। तो जो आप एक्सप्लेन करोगे वो अच्छा टॉपिक सेलेक्ट करना, जो इजी है वो मत करना, ठीक है? यस गाइज।
ओके देन, ओके गाइस, सो अगेन कल मिलते हैं और कल हम अनदर टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। रिलेशनशिप के कंसेप्ट में आपको कल पूछूंगा, क्योंकि मुझे थोड़े और कंसेप्ट उसमें एक्सप्लेन करने हैं रिलेशनशिप में, जैसे लुकअप फिल्टर्स वगैरह हमें उसमें डिस्कस करना है। तो कल मैं आपको रिलेशनशिप के बारे में पूछने वाला हूं, तो एक बार रिवाइज करके आएंगे सभी रिलेशनशिप टाइप्स, ठीक है? ओके गाइस देन, सो आप लोग अभी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं गाइस, थैंक यू।